नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या एसआईपी करने की तारीख रिटर्न पर प्रभाव डालती है? एसआईपी किस डेट पर करें? मंथली करें या वीकली करें, या फिर मार्केट के पीक या फिर बॉटम पर एसआईपी करने से कोई खास फायदा है? आज बताएंगे एसआईपी करने का सही तरीका जिससे मिले मैक्सिमम रिटर्न का फायदा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है दो खास एक्सपर्ट्स, वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर का करते हैं शो में स्वागत। और समझना ज़रूरी है कि एसआईपी तो महीना दर महीना छप्पर फाड़ ही रही है, पर क्या इसकी टाइमिंग भी मैटर करती है? इसलिए इसकी पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि वाइट ओक कैपिटल ने एक रिपोर्ट निकाली है जो सितंबर महीने की है इसी साल की, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग हमने जो डेटा है वो समझने की कोशिश की है, जिसको हम डिस्कस करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हेमंत सर, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कहा जाता है कि एसआईपी करो, एसआईपी कर तो रही, लेकिन कितने की करो और कब करो। अभी जो कब वाला फैक्टर है, क्या ये वाकई किसी एसआईपी के रिटर्न या फंड के रिटर्न पर असर डाल सकता है? तो क्या एसआईपी से रिटर्न का डेट का कनेक्शन है क्या? जी स्वाति, आई थिंक ये दोनों के दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कब करें और कैसे करें। तो मुझे लगता है कि पिछले काफी सालों में कैसे करें के आंसर्स इन्वेस्टर्स को मिल गए। हमने देखा कि ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा उनको एक्यूमुलेट करना है और किस तरीके से उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है वो काफी हद तक उसको इन्वेस्टर्स ने टैकल किया है और ये एक प्रूवन चीज है स्वाति के एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड में बहुत ही आसान तरीका है। एक डिसिप्लिन अप्रोच है, आपकी सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट दोनों में बहुत ही एक डिसिप्लिन रहता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम एज इन्वेस्टर्स उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन, हमने काफी बार निवेशकों के से बात करते हैं तो हमने देखा है कि उनको लगता है कि अगर हम डेली एसआईपी करें, अगर हम वीकली एसआईपी करें या फिर मंथली एसआईपी करें, मतलब यूजुअली तो रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप हर महीने करें, क्योंकि एसआईपी का जो मेन पर्पस है वो वही है कि सेविंग में आपका एक डिसिप्लिन आए। यानी अगर आप सैलरीड क्लास हैं, आपको सैलरी मिलती है, उसमें से आप इन्वेस्ट करते हो हर महीने। लेकिन कभी कभी निवेशकों को लगता है कि नहीं, अगर डेली करें वीकली करें तो शायद और ज्यादा एवरेजिंग का फायदा होगा। और ये बिल्कुल सही है स्टडी में, और इससे पहले भी हमने देखा है काफी बार कि चाहे आप वीकली करें, चाहे आप मंथली करें, चाहे आप डेली करें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि कैसे करें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि ये बहुत ही इन्वेस्ट डिसिप्लिन तरीका है। जितना जल्दी हो सके उसको शुरुआत करें, सही एसेट क्लास चुने, सही फंड चुने। लेकिन कब करना है बिल्कुल ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। आप हर महीने अगर आप कमाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी हर महीने कोशिश कीजिए, सैलरी क्लास है तो भी हर महीने कोशिश कीजिए। और ये प्रूवन है, और ये स्टडी ने फिर से उसको आई थिंक रिकन्फर्म किया है कि चाहे आप वीकली करें, चाहे आप मंथली करें, चाहे आप डेली करें, कोई फर्क नहीं होता। तो अपने प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट मत बनाइए, रोज या हर हफ्ते करके हर महीने की एसआईपी कीजिए। आई थिंक जितना सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा ही एसआईपी का फायदा होगा। तो एसआईपी को सिंपल रखिए, सबसे आसान तरीका होता है जिसमें आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं होगी। आपकी सैलरी आई, उसके 1-2 दिन के बाद आपने एसआईपी की डेट फिक्स कर दी और वो रहा आपका जो महीने का जो एक आपके लिए जो वचन है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी या करूंगा, वो आपने पूरा कर लिया अपने टाइम होराइजन के हिसाब से। पर एक और इंटरेस्टिंग बात जो हम समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं विश्वजीत जी, वो ये है कि एसआईपी मार्केट पीक पर करना बेटर है या फिर मार्केट जब थोड़ा सुस्त हो जाते हैं, गिरावट आती है, एट बॉटम होता है वहाँ पर? क्योंकि कहा जाता है कि गिरावट में खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं एसआईपी एट मार्केट पीक और एट मार्केट बॉटम कहाँ पर ज्यादा रिटर्न बनता है? बिल्कुल स्वाति, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि मार्केट को टाइमिंग करने की हर निवेशक कोशिश करता है। अगर कोई बॉटम में शुरुआत करता है तो थोड़ा सा बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है, बट मैंने एक एग्जांपल देखा कि एक बहुत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है जो मार्केट के जो सबसे बेस्ट डेज होते हैं, जब मार्केट फॉल होता है तब निवेश करता है। एक एवरेज इन्वेस्टर है जो रैंडमली कभी भी शुरू कर देता है एसआईपी स्टार्ट, और एक इन्वेस्टर है जिसको कुछ नहीं पता, वो गलती से मार्केट जब हाई होती है तभी निवेश करता है। लेकिन जब 20 साल बाद रिटर्न्स देखते हैं तो तीनों की रिटर्न्स में 0.05% का फर्क होता है। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप एसआईपी कब शुरू कर रहे हैं, कौन सी डेट में शुरू कर रहे हैं।
जितनी जल्दी शुरू करें वो बेहतर है, जितना नियमित रूप से शुरू करें और जितनी लंबी अवधि के लिए आप एसआईपी कंटिन्यू रखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अवधि। अवधि में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है, तभी जाके आप एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर पाते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, अगर मार्केट हाई भी है तो आपने तो अभी निवेश करना शुरू ही किया है। जब पैसा आपको निकालना होगा तब मार्केट देखना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल कतई इंपॉर्टेंट नहीं है कि चाहे मार्केट हाई है या मार्केट लो है, क्योंकि अभी तो आपने शुरुआत करी है। हाँ, जब आपका एक कॉर्पस बन जाता है 20 साल 25 साल बाद, उस समय आप जरूर देखें कि भाई अभी बाजार ऊपर है या नीचे है, क्योंकि मुझे निकालना है, तब तो इंपॉर्टेंट है। बट अगर एसआईपी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे ही आपकी इनकम आती है, सैलरी आती है, उसके 2-3 दिन बाद अपना शुरुआत कर दें, एसआईपी को ऑटो डेबिट कर दें, ताकि आप ये रोज रोज का आपको दिमाग में ना बोझ ना रहे। ऑटो डेबिट होती रहेगी, आपका प्रोसेस सिंप्लीफाइड हो जाएगा और ये सारी फैसिलिटीज म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता ही है। तो कंटिन्यू रखना है, लंबी अवधि के लिए रखना है, बॉटम और लो का आपको ध्यान नहीं देना। एसआईपी बनाई इसीलिए गई है, ये टूल ही इसलिए है कि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन नहीं लेनी। एसआईपी अपने आप लंबी अवधि में एवरेजिंग हो जाएगी, ज्यादा यूनिट्स करेगी जब बाजार नीचे होगा, और जब बाजार ऊपर होगा तो आपका वॉल्यूम कॉर्पस ऊपर ज्यादा हो ही जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल, अगर आप निश्चिंत होकर निवेश करना चाहते हैं तो जो बेस्ट डेट हो उस डेट को आप अपनी एसआईपी शुरू करें। ये ना देखें कि बाजार अभी ऊपर है या नीचे है। बिल्कुल। तो ये बात हमने दो बहुत अच्छे से समझ ली। एक तो एसआईपी चाहे आप महीने की किसी भी तारीख पर करें, उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जो डेटा है वो ये भी बताता है आप 1 तारीख को करें, 5 तारीख को करें या फिर महीने के एंड में करें। पिछले कई सालों का जो रिटर्न है अराउंड 14% ही मानकर हम चलें वो बना है। 10 साल का हम ये बता रहे हैं जो डेटा में सामने आया है। और फ्रीक्वेंसी आप वीकली करें, मंथली करें, यहाँ पर भी 19-20 का फ़र्क ही होता है, ये समझ लिया हमने। और चाहे फिर आप पीक पर करें या बॉटम पर करें, वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। मैटर क्या करता है? डिसिप्लिन, और आप एसआईपी कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके एसआईपी जर्नी में। अब कौन सी कैटेगरीज हैं ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में जो करेक्शन का दौर रहता है हेमंत जी, वो समझने की इसमें कोशिश रहती है कि कभी मिड कैप अच्छा कर रहा है, कभी स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप आजकल अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लार्ज कैप थोड़े सुस्त हैं। तो एसआईपी से इन्वेस्टमेंट की जो बेटर कैटेगरीज होती हैं वो यूजुअली उसको कैसे समझें? देखिए, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है निवेशकों के लिए, स्पेशली अगर आपने डिसाइड किया कि आपको पैसा जो है वो इक्विटी में लगाना है। जैसा कि हम जानते हैं मार्केट के 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इक्विटी बाय नेचर ये हमको सबको पता है कि वॉलेटाइल एसेट क्लास है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है सबसे ज्यादा रिटर्न देने का। अब एज एन इन्वेस्टर ये इंपॉर्टेंट है कि हम तीनों के तीनों सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करें। तो लार्ज कैप जो है, जो टॉप 100 कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वो आपके पोर्टफोलियो को विद इन इक्विटी स्टेबिलिटी देती हैं। ये ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनकी ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको विद इन इक्विटी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें। रिटर्न की अगर मैं बात करूं ओवर ए लॉन्गर पीरियड, तो ये देखा गया है कि कुछ ऐसे फेजेस होंगे जहां पे स्मॉल कैप सबसे अच्छा करता है, बट अगर हम थोड़ा सा लंबा नजर देखें या कंसिस्टेंसी देखें, रादर लंबे समय से ज्यादा कंसिस्टेंसी देखें, तो मिड कैप एक ऐसा सेगमेंट है जो आपको ज्यादा रिटर्न देता है। मिड कैप कंपनियां वो है जो 101 से 250 है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। अब तीनों सेगमेंट के अलग अलग है रिस्क रिवॉर्ड, दोनों तीनों के अलग अलग हैं, तीनों में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब ये मानते हुए कि मिड कैप में सबसे अच्छा रिटर्न है, तो ऐसा तो है नहीं कि एज ए निवेशक आप सारे के सारा पैसा उसमें लगाएंगे। आपके लिए तो तीनों सेगमेंट में होना जरूरी है। मेरा ये मानना है कि शुरुआत में आप ऐसी कैटेगरीज को चुनिए जो आपको तीनों सेगमेंट में एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करने दें। जैसे अगर हम देखें मल्टी कैप, जहां पे तीनों के तीनों सेगमेंट में 25% मिनिमम एलोकेशन होना चाहिए और बाकी 25% जो है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद होते हैं लार्ज एंड मिड कैप, जहां पे 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप, थोड़ा सा कभी कभी स्मॉल कैप भी देखने को मिलेगा, और बाकी डिस्क्रिप्शन है। शुरुआत यहां से कीजिए ताकि फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे ये डिसिप्लिन रखें, तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर दें। कहां बदलाव करना है वो उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए। जब आपको और थोड़ी समझ आ जाए, फिर आप मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में अलग अलग चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अगर मैं देखूं कि ज्यादा रिटर्न कहां मिल सकता है, वो कंसिस्टेंटली कहां मिल सकता है,
तो मिड कैप एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे ज्यादा रिटर्न मिलता है। बट जैसा मैंने कहा, तीनों के तीनों सेगमेंट का पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। मेरा ये मानना है कि आम निवेशक के लिए थोड़ा सा बायस, यानी थोड़ा सा ज्यादा झुकाव लार्ज कैप पे हो, जैसे 40-45%, और बाकी जो दोनों हैं उनके अंदर आप कह सकते हैं कि मे बी 20% स्मॉल कैप में और बाकी 35-40% जो है मिड कैप में। इस तरीके का आप पोर्टफोलियो बनाइए, चाहे अलग अलग फंड से बनाइए, चाहे आप चाहें तो उस कैटेगरी में बनाइए जहां पे आपको तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर मिले। तो ये रही आपके लिए अलग अलग कैटेगरी जिसमें आप एसआईपी कर सकते हैं फॉर द लॉन्गर टर्म। पर एसआईपी के लिए लॉन्ग टर्म है क्या? विश्वजीत जी, समझना जरूरी है कि एसआईपी तो हम करना चाहते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म का जो होराइजन है, अवधि है, वो कितनी है जिसमें हम अच्छा रिटर्न कमाकर ले सकते हैं? जी बिल्कुल, स्वाति, जैसे अभी हेमंत जी ने भी बोला, आइडली तो आपकी एसआईपी आपके गोल से लिंक होनी चाहिए। आपके बच्चों की पढ़ाई है, आपका रिटायरमेंट है, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करना है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। लेकिन ये लंबी अवधि का सवाल बहुत लोगों के लिए डिफरेंट होता है, बहुत सब्जेक्टिव है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, तो अगर आप 3 से 10 साल तक का पीरियड देखेंगे तो आपको वॉलेटिलिटी बहुत कम नजर आएगी। और अगर आप 10 साल तक निवेशित रहे तो आपको बेस्ट रिटर्न्स देखने को मिलेंगी। तो 10 साल से कम का पीरियड जो है, मेरे लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट टर्म है, बट अगर आपको बेस्ट रिटर्न्स देखनी है तो 10 साल का पीरियड आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप बाजार का एक उतार चढ़ाव, एक दो साइकिल्स हो चुकी होंगी, जहां पे आप ज्यादा यूनिट्स ले चुके होंगे और ज्यादा कॉर्पस जनरेट करने का पोटेंशियल आपका बन जाएगा। तो कम से कम 10 साल के लिए अगर आप बाजार में रहते हैं तो आप एक अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन लोगों ने अलग अलग करी है। कुछ लोग 1 साल को भी लॉन्ग टर्म कहते हैं, तो वो गलत है। कम से कम 3 साल, लेकिन अगर आपको वॉलेटिलिटी से बचना है, उतार चढ़ाव से बचना है, तो 7 साल। और 10 साल अगर आप निवेशित रहे तो आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये रही आपके लिए एसआईपी करने की लॉन्ग टर्म की परिभाषा और कुछ फंड्स विश्वजीत जी के, जिसमें आप लॉन्ग टर्म की एसआईपी करके मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते हैं। आइए इसी के साथ बात करते हैं हमारे पहले दर्शक से भी। रमनदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्वागत करते हैं सर। मनी गुरु में आपका जानना चाहते हैं, आप ऑलरेडी अराउंड 35,000 के एसआईपी कर रहे हैं, क्या टारगेट सेट किया आपने? मैम नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका मेरा सवाल लेने के लिए। मैम मेरा टारगेट जो है वो 2 करोड़ का है, और मैं आगे नेक्स्ट 12 इयर्स के लिए अपना जो है निवेशित रहना चाहता हूँ, बच्चों की हायर स्टडीज और मैरिज पर्पस के लिए। अभी मेरी 48 इयर्स मेरी एज है। मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा है, जिसमें से 6 फंड्स में से मैं 5,000 ईच सिप लगा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा ईपीएफ भी है, जो एनुअली 1.5 लाख जा रहा है। एनपीएस में भी मैं 1.1 लाख जो है मैं सेव कर रहा हूँ। एंड मेरा होम लोन भी है, जिसमें एनुअली 2.3 लाख जो मैं पे करता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहता हूँ, और मैं 10% स्टेप अप भी कर सकता हूँ। तो मैम मुझे जानना था कि जो मेरी एलोकेशन है, जो मेरी फंड की डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो सही है या इसमें कुछ करेक्शंस करने की जरूरत है? तो सवाल तो आपका क्लियर है। मैं हेमंत जी आपसे जानूंगी, इन्होंने अपना टारगेट सेट किया है, स्टेप अप करने की भी बात कर रहे हैं और बाकी इन्वेस्टमेंट की भी जानकारी दी है। सर, पोर्टफोलियो में फंड्स कैसे लग रहे हैं? इस वाली जो डिटेल इन्होंने दी है, मतलब वो तो बहुत क्लियर है। जिस तरीके से उन्होंने बताया, जिस तरीके से उन्होंने डिटेल दी है कि अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस उन्होंने बहुत अच्छे से शुरू किया है, जैसे प्लानिंग होनी चाहिए, गोल्स को डिफाइन किया है, समय कितना है। सिर्फ ये है कि इन्होंने अपना रिटायरमेंट का जो गोल है, उन्होंने कहा कि 12 साल का समय है इनके पास, लेकिन बच्चों की एजुकेशन और शादी के लिए जो पैसा चाहिए उसका टाइम होराइजन उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं, देखिए मिक्स है। यहाँ पे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनका खुद का पोर्टफोलियो है, इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो है। 35,000 और 20,000 ऐसी इन्वेस्टमेंट हो रही है हर महीने। उसके साथ में जैसा उन्होंने बताया कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है, और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन, और एनपीएस में भी है। तो 2-3 चीजें मैं फंड से पहले बात करूं, 2-3 चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। पहले इनका गोल का देखते हैं कि जो बच्चों की एजुकेशन और शादी के लिए जो 2 करोड़ चाहिए, तो अगर हम पूरा का पूरा एसआईपी दोनों का, उनका और उनकी वाइफ का जो एसआईपी है 55,000 का, अगर हम एलोकेट करते हैं उस गोल के लिए, क्योंकि पहले हम प्रेफरेंस उसको दे रहे हैं, वहां पे देखेंगे तो 10 साल के बाद
क्योंकि 10% का स्टेप अप भी है, तो 10 साल में इनको अपना जो टारगेट है पूरा 2 करोड़ का वो पूरा हो जाएगा। अब इनके रिटायरमेंट पे आते हैं, उसमें कुल है 12 साल। अब जो हमारी पूरी एसआईपी है वो हमने 10 साल तक सिर्फ एजुकेशन के लिए रखी है। उसके बाद बचे 2 साल, तो उसमें उनकी जो एसआईपी है और उनकी वाइफ शायद 15 साल के बाद रिटायर होंगी, तो वहां पे 5 साल है। तो अगर मैं वो पकड़ के चलूं, और मैं एक और चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ में, तो जाहिर है क्योंकि लंबा समय इनके पास वीपीएफ की बजाय मुझे लगता है वो पैसा भी अगर आप एसआईपी में लगाएं तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा, आपको रिटर्न बेहतर मिलेंगे। तो एक ये आप थोड़ा सा बदलाव कीजिए। जो जो एसआईपी बची है साइड 2 साल और 5 साल में करीब 30-30 लाख का कॉर्पस बनेगा, और इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा ईपीएफ से वो उनके पोर्टफोलियो में वो ऐड होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि अभी तक कितना उन्होंने कॉर्पस एक्यूमुलेट किया है। तो मेरा ये मानना है, एक तो थोड़ा गोल मुझे लगता है थोड़ा एग्रेसिव है टारगेट बच्चों की एजुकेशन के लिए, उसको थोड़ा सा इनको रीडिफाइन करने की जरूरत है, ताकि इनके पास रिटायरमेंट, अपनी दोनों की रिटायरमेंट और बच्चों के लिए भी पैसा मिले। तो उनका स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। आई थिंक गोल को थोड़ा सा रीडिफाइन कीजिए, क्योंकि दोनों की समय जो सीमा है वो निश्चित है, बच्चों की रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन और उनकी रिटायरमेंट। तो थोड़ा सा गोल पे काम कीजिए। मुझे लगता है कि अगर वो करेंगे आप, तो डेफिनेटली अपने गोल्स तक दोनों को अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद करेंगे रमन जी, दीप जी, अपना सवाल भेजने के लिए। और ये है आपके लिए बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो के लिए। चलिए एक छोटा ब्रेक भी लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों का सवाल करेंगे शो में शामिल, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर शामिल हैं अमित कुमार जी, इस वक्त हमारे साथ है, और हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स भी हैं, उनका भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं, हेमंत रुस्तगी जी और विश्वजीत पराशर जी। अमित जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप ऑलरेडी 45,000 की एसआईपी कर रहे हैं, फंड्स की लिस्ट हमारे पास है, टारगेट क्या सेट किया आपने? तो आज की डेट में जो मेरे को 5 करोड़ का घर चाहिए, मतलब 20 साल के बाद। और मैं अभी मतलब मार्च तक मैं 12,000 रुपए की एसआईपी कर रहा था, मैंने मार्च से ही बढ़ा के इसको 45,000 रुपए किया है, और मैं 10,000 रुपए की एसआईपी और मैं सोच रहा हूँ करने की। तो मेरे को फंड जानने हैं, और इन फंड्स में अगर मेरे को कुछ चेंज करना है या कुछ अपडेट या कुछ रिमूव करना है तो वो भी मैं जानना चाहूंगा। ओके, विश्वजीत जी प्लीज इनका पोर्टफोलियो देखिए। स्मॉल कैप, काफ़ी स्मॉल कैप फंड्स इन्होंने डाल रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। फ्लेक्सी कैप 2 हैं, फिर इनके पास टेक्नोलॉजी डिजिटल फंड, टेक फंड भी है, बेसिकली थीमेटिक फंड भी है, एक पैसिव फंड भी रखा हुआ है। पोर्टफोलियो मिक्स कैसा लग रहा है सर? बिल्कुल स्वाति जी, 4 स्मॉल कैप फंड्स हैं, 2 थीमेटिक फंड्स हैं और 2 क्वांट के फंड्स भी हैं। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो काफी रिस्की है। अमित कुमार जी, मुझे लगता है थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल कैप में ही आप पैसा डालते रहेंगे तो रिटर्न बनती है। अभी आपने सुना भी है कि मिड कैप में भी बहुत अच्छी रिटर्न बनती है। तो जितना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो, तो एक पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी रहती है। तो लार्ज कैप की भी आवश्यकता है, 40-45% लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो और स्मॉल कैप भी हो, तभी एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है और रिस्क और रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर रहता है। तो जो 4 स्मॉल कैप फंड है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप सबसे ज्यादा एसआईपी कर रहे हैं, तो अगर आप इसको लार्ज कैप में स्विच कर दें तो एक अच्छी अमाउंट लार्ज कैप में जाने लग जाएगी और ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। एसबीआई के भी आपके पास 2-3 फंड है, एसबीआई का टेक्नोलॉजी फंड भी है, एसबीआई का स्मॉल कैप भी है। तो मेरे हिसाब से इसको अगर आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में स्टार्ट करें, क्योंकि एक वैल्यू स्टाइल फंड या कॉन्ट्रा स्टाइल फंड होता है तो एक डिफरेंट थीम आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाती है। तो और ये एसबीआई का ही है, तो मेरे ख्याल में काफी अच्छे रिटर्न भी है, इसमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। टाटा का डिजिटल फंड है, इसको भी स्विच कर दें आप। टाटा का स्मॉल कैप फंड आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, तो बस जस्ट ऐड ऑन करना है वो अमाउंट टाटा स्मॉल कैप फंड में, तो ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है। और जो क्वांट के 2 फंड्स हैं, वो पराग पारी फ्लेक्सी कैप आप कंटिन्यू रखें, तो एक फ्लेक्सी कैप फंड पर्याप्त है पोर्टफोलियो के लिए। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप और क्वांट स्मॉल कैप को आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में शुरुआत कर दें, तो एक प्योर मिड कैप फंड भी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो ये थोड़े से बदलाव करें, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, तो मेरे ख्याल में बेहतर है। जो 45,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, अगर हम 20 वर्ष का टाइम होराइजन लेके चले, 12% का सीजीआर लेके चले, तो यहाँ पे करीब करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं। और आपने जैसे बोला कि आप 10,000 रुपए की एसआईपी शायद और बढ़ाना चाहते हैं, तो 55,000 रुपए की अगर एसआईपी आप करेंगे तो 12% के सीजीआर के हिसाब से 20 साल में ये 5 करोड़ का लक्ष्य आपने जो रखा है
वो आप आराम से अचीव कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में 10,000 के SIP और बढ़ाएं, थोड़ा सा ये बदलाव करें, तो मेरे ख्याल में आप अपने गोल तक आराम से पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर। अगले कॉलर भी हमारे साथ है कुणाल सरैया जी, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, पूछिए क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। कुणाल जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में, पूछिए अपना सवाल, एक्सपर्ट है हमारे साथ। हाय, सो मैं कुणाल हूँ। मेरा क्वेश्चन जो था वो गोल्ड को लेके था। सो ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल इन गोल्ड, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हिच मेथड एंड व्हिच मोड इज द मोस्ट एडवाइजेबल। मतलब वेदर फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, बिल्कुल, यू नो, व्हिच वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। टाइमली क्वेश्चन है आपका। ऑल राइट, मैं हेमंत सर आपसे जानूंगी, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वाजिब है ये सवाल उठना लोगों के मन में। तो बताइए सर, कौन सा गोल्ड का निवेश का विकल्प आपको है सबसे ज्यादा पसंद? जी स्वाति, मैं कुणाल का इशू एड्रेस करता हूँ। क्विकली एक चीज उम्मीद करता हूँ कि रमनदीप हमारे साथ अभी भी है। एक इशू मैंने एड्रेस नहीं किया उनका, उन्होंने फंड्स के बारे में पूछा था। तो मैं कहना चाहता हूँ उनके फंड्स और उनकी वाइफ के पोर्टफोलियो में सारे के सारे फंड अच्छे हैं, कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अब मैं जैसा कुणाल ने मुझे पूछा कि इनको गोल्ड में क्या करना चाहिए, देखिए गोल्ड का पोर्टफोलियो में शामिल होना हमेशा एक केस रहता है। 5 to 10% आप कभी भी शामिल कर सकते हैं। हमने देखा कि गोल्ड का जो रिटर्न है पिछले 3 साल से काफी बेहतर है। और अभी भी जो इश्यूज हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हों, आज उम्मीद है कि फेड रेट कट करेंगे, राइट, और सेंट्रल बैंक अभी भी बाइंग कर रहे हैं, US डॉलर वीक हो रहा है। तो आई थिंक अभी भी मुझे लगता है कि गोल्ड में क्षमता है कि वो अच्छा हेल्दी रिटर्न देगा। ऑफकोर्स हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी कम करने की जरूरत है। जैसे रिटर्न हमको पिछले 6 महीने 1 साल में मिले, शायद उतने ना मिले, लेकिन अभी भी एक केस है। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है चाहे वो फिजिकल गोल्ड देखें या फिर डिजिटल गोल्ड देखें, या फिर आपके पास ऑप्शन है वो गोल्ड ETF की। मेरे हिसाब से चाहे डिफरेंट पैरामीटर्स पे अगर आप देखें तो गोल्ड ETF सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो ईज ऑफ इन्वेस्टिंग हो। ऑफ कोर्स गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास कुणाल डीमैट अकाउंट नहीं है ऑलरेडी, तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप गोल्ड ETF को देखें। तब आप गोल्ड फंड जो है, जो फंड ऑफ फंड्स होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए, आप चाहे रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहे वो भी कर सकते हो, जितना भी एक्सपोजर आप लेना चाहे ले सकते हो। ना आपको प्योरिटी की चिंता करनी है वहां पे, ना सेफ्टी की चिंता करनी है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड ETF सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और जैसा मैंने कहा, सिर्फ उसके लिए डीमैट अकाउंट मत खोलिए। अगर वो डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। मुझे लगता है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ओके, गोल्ड ETF या गोल्ड फंड, ये बेहतरीन ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। अगले कॉलर मनोज दास इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार मनोज जी, स्वागत करते हैं, पूछिए सवाल। हाय, हाँ जी, हाँ। तो मेरा नाम मनोज है और मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है अभी 10 लाख 33 हाँ 10 लाख करीब है। और मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है टोटल 10 लाख 33,43। मैंने भेजा हूँ, मैंने ईमेल में भी भेजा हूँ मेरा पोर्टफोलियो, सारे पोर्टफोलियो मतलब फंड का। तो मुझे थोड़ा रिव्यू करना चाहिए एक्चुअली, कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा फंड कुछ रखना है। और मुझे टारगेट है कि मतलब मेरा अभी 43 ईयर्स का है, तो मेरा 10 साल का मैंने टारगेट है 5 करोड़ का। और मेरा मंथली SIP है मोर देन 35। और एक मैं फंड भी लेना चाहता हूँ, तो कौन सी फंड लेने से अच्छा रहेगा मुझे थोड़ा बताएंगे तो जी। ओके, तो कुछ चेंजेस आपके पोर्टफोलियो में हुए हैं जब से आपने हमें सवाल भेजा। विश्वजीत जी, 35,000 की SIP है और पोर्टफोलियो वैल्यू भी अराउंड शायद 10 लाख उन्होंने बताया है, ऑलरेडी है। 5 साल में 1 करोड़ का टारगेट, कैसे फंड्स लग रहे हैं? बिल्कुल मनोज जी, मेरे पास जब सवाल था तो आपने 20,000 की SIP करी हुई है, 4.5 लाख रुपए था आपका लमसम। बट कोई बात नहीं, मैं उसको बराबर आपके पोर्टफोलियो के बारे में बताता हूँ। आपके पास एक फंड है जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये एक थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है। तो इसमें आपने बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करा हुआ, करीब करीब 10,000, यानी कि 50% SIP आपकी एक ही फंड में जा रही है, वो भी एक सेक्टोरल फंड में जा रही है। तो ये थोड़ा सा आपको बदलाव करने की जरूरत है। ये जो 10,000 रुपए है, मेरे ख्याल में आपको ये 10,000 रुपए की SIP जो है, 5,000 रुपए की SIP आपको निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में स्टार्ट करनी है, जो आपके पास ऑलरेडी लमसम है। वहां पे 1 लाख रुपए शायद आपने निवेश किया हुआ है। और 3,000 रुपए आपको HDFC मिड कैप फंड में, वो भी आपके पास है। और 2,000 रुपए HDFC स्मॉल कैप फंड में। तो ये 10,000 रुपए जो है,
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से हटाकर इन 3 फंड्स में आप डिवाइड कर दीजिए, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, और जो थोड़ा सा रिस्क है, जो 50% पूरा एक थीमेटिक सेक्टरल फंड में लगा रखा है, उससे थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। जहां तक कि गोल का सवाल है, 20,000 रुपए की एसआईपी 5 साल में तो ये गोल अचीव करना मुश्किल है। 10 साल में भी अगर हम कैलकुलेट करें तो जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं, तो 10% का स्टेप अप ले 20,000 की एसआईपी में, तो 12 वर्ष में आपका 1 करोड़ रुपया बन जाता है। तो अभी 5 वर्ष में तो कुछ ज्यादा अच्छी बड़ी रकम नहीं बन पाएगी। कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बट उसके लिए भी आपको कुछ समय देना पड़ेगा। तो 12 साल का समय देंगे तो ये 1 करोड़ रुपए की एसआईपी बन जाएगी, अगर आप 10% स्टेप अप करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा बदलाव करें, अपनी एसआईपी जितनी इंक्रीज कर सकते हैं उतना इंक्रीज करें, ताकि एक बड़ा गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आराम से अचीव हो सके। ओके, तो मनोज जी को आपके पोर्टफोलियो पर दी सलाह विश्वजीत जी ने। धन्यवाद करेंगे दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। हेमंत जी थैंक यू, और विश्वजीत जी आपका भी धन्यवाद। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।